अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को आवाज आ रही है? काइंडली कंफर्म कर लें। आई एम ऑडिबल। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को आवाज आ रही है? जी, थैंक यू सो मच। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल ma'am, you are host now. Kindly you can unmute your mic as well as share screen if there is any screen. अब इसको मेरी आवाज आ रही है? yes ma'am, it is audible. मैं अपना माइक अनम्यूट कर रहा हूँ now. You are basically hosting the meeting. अच्छा चलें, ठीक हो गया। ठीक, बस आपका thank you. साथ यहीं तक था, आगे से मैंने खुद ही कैरी ऑन करना है। No, you are नहीं, I am here, मैं क्लास में हूँ, लेकिन आप नहीं, यहाँ आई से गेट इट, इट्स फाइन। मैं स्टार्ट कर दूं या 1-2 मिनट वेट कर लेंगे, किसी और ने भी ज्वाइन करना तो? इट इज अप टू यू। हम अच्छा चलें, ठीक 335 कर लेते हैं। चलें, ठीक है। 335 पे इधर ही है, मतलब मेरा स्क्रीन और वो खुला ही हुआ है। 335 पे हम जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू। चलें, आई थिंक वी हैव वेटेड एनफ, और उम्मीद है साथ साथ जो है वो बाकी लोग भी ज्वाइन करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दुर्रे ताबिश और मैंने CSS 2022 क्लियर किया है। आई हैड 33rd पोजीशन in my batch and I have been allocated to police services of Pakistan. इससे पहले मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताऊंगी। मैंने बेसिकली इंजीनियरिंग की हुई है कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंजीनियरिंग में फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी IST इस्लामाबाद, और इट इज बेसिकली सैटेलाइट इंजीनियरिंग। उसके बाद ये वाली मेरी जो CSS की अटेम्प्ट थी, दिस वाज बेसिकली माय थर्ड अटेम्प्ट। पहले मैंने 2016 में दी एंड दैट टाइम आई कुडंट क्लियर द रिटन। उसके बाद मैंने
18 में दी, I didn't get an allocation, and then finally I got an allocation in 2022. So you can see that I had a very very long journey, तकरीबन 7-8 साल का जर्नी था. तो the entire point of teaching is कि 2 दफा जो मैंने गलतियां की या जो मैंने रियलाइज किया कि ये चीजें अगर शायद मुझे पहले पता होती तो शायद मुझे इतना लंबा सफर ना करना पड़ता. द एंटायर पॉइंट ऑफ टीचिंग इज के किसी और को वो गाइडेंस मिल सके, या जो मैंने नॉलेज खुद से, बिकॉज मैंने अपनी 3rd अटेम्प्ट में आई बेसिकली वाइप्ड द एंटायर स्लेट क्लीन. सब नोट्स सब चीजें मैंने नए ऑप्शनल सेलेक्ट किए, नई तरीके से जो कंपल्सरी थे उनकी तैयारी की. अच्छा, एक चीज मैं पूछूं, अगर किसी का क्वेश्चन है ना, सिंस यू आर ऑल म्यूटेड, यू कैन ऑलवेज राइट इन द चैट एंड आस्क मी. अच्छा, नई चीजों की तैयारी की ताकि मतलब देन आई एक्चुअली उससे पहले मैंने इस सारी चीज के ऊपर रिसर्च काफी ज्यादा की कि अच्छा बेसिकली सीएसएस में पेपर्स कहाँ से आ रहे होते हैं, किस तरह से आ रहे होते हैं, और पेपर क्वेश्चन की क्या डिमांड होती है, ये वाली चीजें. क्योंकि बीइंग अ पंजाबी, मतलब स्पेशली यहाँ पे जितने लोग भी पंजाब के होंगे, अगर आपने पहले अटेम्प्ट दी है या आपकी पहली अटेम्प्ट है, तो इस चीज को का आपको बड़ी अच्छे तरीके से अंदाजा होगा या होना चाहिए कि पंजाबियों के लिए जो गेम होती है वो बहुत मुश्किल होती है. ठीक है, वी हैव वेरी लिटिल सीट्स ऑलमोस्ट. जो अभी भी हमारे साथ जो लोग एलोकेट हुए हैं, देयर वर 393 जिनको पास किया, जो पास थे, उसमें से ऑलमोस्ट 230 लोग जो हैं वो एलोकेट हुए हैं, और उसमें से जो एलोकेट नहीं हुए, दे आर होली सोली एंटायरली पंजाबीज. ठीक है, जिनका डोमिसाइल पंजाब का होता है. तो उनके लिए जरा गेम टफ इसलिए होती है क्योंकि उनको रिटर्न में बहुत अच्छा स्कोर चाहिए होता है. ये चीज मुझे अपनी 2nd अटेम्प्ट के बाद बेसिकली पता लगी थी कि यू नीड एक्सेप्शनल स्कोर इन रिटर्न. 700 अबव आपको मार्क्स चाहिए रिटर्न के अंदर टू एक्चुअली गेट अ गुड एलोकेशन इन अ गुड ग्रुप. ठीक है, मतलब आप इतनी मेहनत कर रहे हो, यू आर एक्चुअली वर्किंग एज हार्ड एज द नेक्स्ट पर्सन, एज द पर्सन नेक्स्ट टू यू, और एट द एंड आप देखते हो कि यार अच्छा कुछ नंबरों के फर्क से ये उसका ग्रुप कुछ और है, मेरा ग्रुप कुछ और है. तो पॉइंट मेरा ये बात बताने का मतलब ये है कि शुरू से ही अपने आप को इस तैयारी के ऊपर रखिएगा कि भी मैंने अच्छा ग्रुप लेके आना है. ठीक है, इसके ऊपर मत रहिएगा कि बस एक दफा रिटर्न पास हो जाए, मुझे कोई भी ग्रुप मिल जाए तो मैं उसमें बस घुस जाऊंगा या घुस जाऊंगी. दैट इज नॉट द पॉइंट. यू डोंट रियलाइज इट एट दिस टाइम, लेकिन बाद में आपको ये चीज एक्चुअली फील होती है कि यार शायद मैंने बाकी लोगों से ज्यादा ही मेहनत की थी या इससे ज्यादा मेहनत की थी, 4 नंबर मेरे भी इधर ज्यादा आ जाते तो शायद मैं आज किसी और ग्रुप, बिकॉज वंस दे आर एलोकेटिंग सीट्स ना, तो सिर्फ एक एक उसके नंबर के डिफरेंस से जो होती है वो सीट एलोकेट हो रही होती है. तो वहां पे ये चीजें एक एक 2-2 नंबर जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं. ठीक है, मेरे अच्छा एनीवेज उम्मीद है ये आप लोगों ने इस टाइम पे अगर मेरा पॉइंट ये बात बताने का ये है कि जो भी आप चीज कंपल्सरी पढ़ रहे हैं या ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, प्लीज प्लीज उसके ऊपर अपनी सेल्फ स्टडी के अलावा सेल्फ रिसर्च पहले कीजिएगा, देन ऑप्ट एंड ऑप्शनल, और कंपल्सरी तो खैर आपने रखनी ही है. दूसरी चीज, मोस्ट लोगों की ये साइकी या वो परसेप्शन होती है कि बेसिकली हमने कंपलसरी बस किसी तरह से क्लियर करने हैं और हमने बेसिकली जो मार्क्स गेन करने हैं ना वो ऑप्शनल से करने हैं. ठीक है, मेरे अगर मैं अपना एक्सपीरियंस देखूं तो ये एक बहुत ही यू कैन से बड़ा बेस लाइन किस्म की मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ ऑप्शनल ही आपको मार्क्स ला के दे रहे होते हैं. आपने अपने आपके कंपल्सरी भी उतने इंपॉर्टेंट है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट पासिंग द कंपल्सरीज, इज एक्चुअली गेनिंग वेरी गुड मार्क्स इन देम. ठीक है, मतलब मैं जो मेरे आपको मतलब ये जो है जनरल नॉलेज के अंदर जो एवरीडे साइंस है उसके अंदर 90 मार्क्स थे, और इस एक सब्जेक्ट की वजह से मेरे बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो रहा था जो मेरे बाकी बैचमेट्स हैं उनके साथ. क्योंकि आपका एक भी सब्जेक्ट के अंदर कोई आपको ऐसा मार्क्स दे गया ना, तो अगर आपका कोई एक आधा सब्जेक्ट हिट भी हो गया ना, और ऑप्शनल्स के अंदर ये एक ऑलमोस्ट हर साल ये होता है, कोई एक आधा ऑप्शनल हिट हो रहा होता है, या इवन अब ये ट्रेंड एफपीएससी ने ये चेंज किया कि एक आधा कंपल्सरी भी हिट हो रहा होता है. हमारे साथ ये हुआ था कि जो जनरल नॉलेज के 3 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें एक था ये होता है करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स और ये जनरल साइंस, उसके अंदर पाक अफेयर्स हर बंदे का फेल है. एंड व्हेन आई टेल यू हर बंदे का फेल है, मैंने पाक अफेयर्स में 35 से ज्यादा नंबर नहीं देखे. कोई बहुत लकी होगा जिसके कोई 50 नंबर होंगे, सबके 16, 15, 27, 28, 30, 32, 33 इतने ही नंबर थे. ठीक कह रही हूँ मैं जिशान, ऐसे ही है ना? तो वो क्या कहते हैं, इतने ही नंबर हैं. पॉइंट ये है कि अब वो पेपर
my entire batch, other than a few people, they fail in that paper. लेकिन वो ये हुआ कि आपका जो जनरल साइंस का पेपर था, अब जैसे मेरा जो जनरल साइंस का पेपर था वो अगर इतना अच्छा अटेम्प्ट हुआ है कि वहां पे अगर एक पेपर जो है उसमें नंबर कहीं पे कम भी आ रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो ओवरऑल एग्रीगेट होगा ना वो उसको बढ़ा देगा, क्योंकि जनरल नॉलेज के जो 3 पेपर हैं उनमें 300 मार्क्स में से आपने आई थिंक 160 लेने हैं या इस तरह से, आई डोंट एग्जैक्टली रिकॉल कितने हैं पासिंग मार्क्स वो लेने हैं, तो वो आपकी कम्युलेटिव बन रही होती है। वो जरूरी नहीं होता आप हर सब्जेक्ट इंडिविजुअल 120 लेने हैं। यस, थैंक यू वलीद। एक सब्जेक्ट के अंदर जो है वो आपका अगर ये होता है बाजू का, जैसे मैंने तो कहा कि हमारे साथ तो एक ओवरऑल एफपीएससी ने वो चीज की थी कि उन्होंने पाक अफेयर्स का पेपर जो है उसमें किसी जो एवरेज है वो 25 से ज्यादा नहीं है, लेकिन बाजुकात आपके साथ इस तरह होता है कि कोई पेपर इतना मुश्किल आ जाता है कि वो वाकई आपके लिए हैंडल करना टैकल करना मुश्किल होता है। तो आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशली जो साइंस है या करंट अफेयर्स है, दे शुड प्रोवाइड यू इनफ क्वेश्चन कि आप जो है वो एक अच्छा स्कोर अचीव कर सकें। ठीक होगी भी, यहाँ तक एक बेसिक मैंने मैम आपके पाक अफेयर्स में मार्क्स मेरे भी आई थिंक 25 के 27 नंबर है पाक अफेयर्स में, इससे ज्यादा नंबर नहीं है मेरे। Like I told you, everyone is almost fail in that. 33 नंबर चाहिए होते हैं पेपर पास करने के लिए, और मैंने बहुत कम लोगों के 35 से above देखे हैं, कुछ लोग ही थे हालांकि। एंड देन पीपल आर लाइक के यार उन्हें तो लगता है सिर्फ ऑब्जेक्टिव और पहला क्वेश्चन ही चेक किया है, तो इसलिए आपको पता नहीं होता कि ये एक ट्रेंड है। अब ये एफपीएससी के जब से चेयरमैन चेंज हुए थे ना, पहले तो ये होता था कि वो एक आधा ऑप्शनल जो थे उसको अच्छी तरह रगड़ के लोग उसमें फेल करते थे। अब जो नया ट्रेंड है वो ये है कि वो एक आधा कंपलसरी लेके ना उसमें अच्छी तरह से लोगों को रगड़ के फेल करते होते हैं। मेरे ऑप्शनल्स कौन कौन से थे? 40 आर रिक्वायर्ड मैम, सॉरी यस 40 आर रिक्वायर्ड। अच्छा 33 ऑप्शंस के अंदर से, अच्छा मेरे ऑप्शंस थे, मेरा फिजिक्स था, इंटरनेशनल रिलेशंस था, देन आई हैड एंथ्रोपोलॉजी और ब्रिटिश हिस्ट्री था। दो मेरे 200 मार्क्स के थे, बाकी 100 मार्क्स का था। डोमिसाइल पर पंजाब का नहीं बनाना चाहिए क्या? भाई डोमिसाइल जो आपका इस टाइम पे बन गया है वो बन गया है, प्लीज ये काम इस कोशिश में ना रहिएगा कि अब मैं डोमिसाइल चेंज कर बात असल में ये है कि बात असल में ये होती है कि आप यू टेक व्हाट यू कैन एंड देन यू मूव फ्रॉम देयर। इस पॉइंट पे अगर आप डोमिसाइल की टेंशन में पड़ जाएंगे कि अब मेरे साथ ये है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने आपको एक स्टार्क रियलिटी बताई है, ठीक है, बिकॉज आई पर्सनली फेस दिस व्हेन आई डिडंट गेट एन एलोकेशन इन माय सेकंड अटेम्प्ट, कि पंजाब में एलोकेशन लेना इट्स कट थ्रोट होता है, ठीक है। 1:3 की उसकी एवरेज होती है सीट्स की, मतलब एक सीट के ऊपर 3 लोग पंजाब के कम्पीट कर रहे हैं, एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस उनके लिए आसान है, उनकी जो सीट्स खाली चली जाती है उनका इतना मसला नहीं है। हाउ टू स्टार्ट सेल्फ स्टडी? ब्रिटिश हिस्ट्री, अच्छा 1 by 1 मैं आंसर, अच्छा ब्रिटिश हिस्ट्री में मेरा स्कोर था आई थिंक 65 था और आईआर में 153 है मेरा स्कोर। मैं ग्रुप पे ऐसे करूंगी, अपने डीएमसी शेयर कर दूंगी ताकि सबको अंदाजा हो जाए कि मेरे कितने कितने नंबर थे। अच्छा चलें ठीक है, जिशान कह रहा है कि वो क्वेरीज साथ हैंडल कर लेगा। अच्छा ऐसे है, अच्छा अब हम आते हैं थोड़ा सा जनरल साइंस की तरफ, और कि ये किस तरह का सब्जेक्ट है और बेसिकली इस सब्जेक्ट की क्या क्या डिमांड्स हैं और इस सब्जेक्ट के अंदर नंबर किस तरह से लिए जा सकते हैं, और इस सब्जेक्ट को किस तरह से स्टडी किया जा सकता है। अगर तो आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो फिर तो ये सब्जेक्ट आपके लिए कुछ भी नहीं है। पर्सनली मुझे जो मेरे 12 सब्जेक्ट्स थे उनमें सबसे आई वाज लीस्ट वरीड अबाउट दिस वन, ठीक है, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था और 2016 से पहले जो था ना वो ये सब्जेक्ट कंपैरेटिवली आई वुड से कंपैरेटिवली इजी इसलिए था क्योंकि उस टाइम तक इन्होंने मैथमेटिकल और वो एनालिटिकल एबिलिटी वाला पोर्शन इंट्रोड्यूस नहीं कराया था। 2016 के अंदर जो है वो हमारे पास ये इन्होंने जब सिलेबस चेंज हुआ सीएसएस का, बेसिकली जब उन्होंने ग्रुपिंग वाला कॉन्सेप्ट दिया उस टाइम पे दे इंट्रोड्यूस्ड एन एंटायर यू कैन से सेक्शन इन ईडीएस दैट वाज द मैथमेटिकल पोर्शन और द एनालिटिकल एबिलिटी। अक्सर लोगों के लिए ये वाला पोर्शन इसलिए इशू होता है क्योंकि जाहिर सी बात है नॉट एवरीवन हैज एन इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड। अगर कुछ मतलब जो लोग मुख्तलिफ फील्ड से आ रहे होते हैं ना तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपने 100 किस्म के नेट के टेस्ट दिए होंगे, गैट के टेस्ट दिए होंगे, इसी तरह की इतनी आपकी रिगरस प्रैक्टिस हो जाती है कि आप एक नजर देखो चीजों को तो आपको अंदाजा हो जाता है। अलबत्ता वो लोग जिनका बैकग्राउंड थोड़ा डिफरेंट है उनके लिए इसलिए डिफिकल्ट है बिकॉज
ये इसके अंदर आपके पास वही बात होती है कि दुनिया की किसी भी किताब में से सवाल आ जाए, यू हैव टू अटेम्प्ट दैट। बाकी चीजें तो देखिए एक सेट कॉन्सेप्ट होता है ना चीज का। जैसे आप फर्ज करें आप सेल ले लें, सेल की एक डेफिनेशन होगी, एक या दो जो भी आपने वो याद किए, एक डेफिनेशन होगी, कुछ उसके ऑर्गेनेल्स होंगे, कुछ ये होगा कुछ वो होगा, वो आपने 4-5 चीजें याद करके लिख देनी है, ठीक है। उसमें आपको ये टेंशन नहीं है कि इसमें से कोई नई चीज आ जाएगी जो मतलब कल ही डिस्कवर हुई है तो मुझे आज पेपर में लिखनी पड़ जाएगी। इस वाले पोर्शन, दूसरे जो आपका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है उसका ये इतना इशू नहीं है। जो आपका एनालिटिकल पोर्शन है उसके अंदर बेसिकली बात यह है कि आपका रटा नहीं चलता। सवाल आपको किसी भी किताब से दुनिया के आ जाए, यू हैव टू अटेम्प्ट दैट। यू कैन नॉट स्टैंड अप एट दैट टाइम और से कि भाई ये वाला सवाल तो सिलेबस के अंदर नहीं था, ठीक है। तो उसके अंदर थोड़ा सा हम ज्यादा इसलिए फोकस करते हैं कि और फिर लेकिन उसका एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपके क्वेश्चंस ठीक है ना तो वो आपके नंबर नहीं काटेगा किसी भी चीज के ऊपर। देन देर दैट इज व्हाई देयर इज अ वेरी वेरी गुड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वेरी गुड स्कोर इन ईडीएस, क्योंकि उसका वो सेक्शन जो कि कुछ लोगों के लिए एक डेथ कैनल की तरह है, वो दूसरे लोगों के लिए इट be actually a very good means of achieving marks। जब भी मैथमेटिक्स चेक हो रही होती है ना उसके अंदर वो 1-2 नंबर काटने वाली सिचुएशन नहीं होती है जो कि आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के अंदर होती है। मतलब आप अपना कोई भी सब्जेक्ट और ले लो, जिसके जैसे इस्लामियात ले लो, उसके अंदर आप कभी 100 में से 100 नंबर नहीं ला सकते, या 100 में से इवन 90-80 80s में मैंने देखे हैं लोगों के नंबर्स, बहुत किसी ने अच्छा अटेम्प्ट किया हो। लेकिन उसके अंदर वजह यही है ना, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आप कितना भी अच्छा लिख लोगे उसने आपको 20 में से 16 नंबर 17 इससे ज्यादा नंबर नहीं देंगे, या 15 नंबर इससे ज्यादा नंबर नहीं देंगे। दोनों पार्ट्स कवर करेंगे, यस। क्योंकि ये एक वसीम ने पूछा है साइंस का पार्ट, ऑब्वियसली इट्स इंटायर सब्जेक्ट एंड वी और उसमें दोनों पार्ट्स ही कवर होते हैं साइंस के। अच्छा, साथ साथ मैं बता रही थी, अच्छा वो वाला सब्जेक्ट है, वो क्या कहते हैं मैथ्स वाला, वो वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन बात असल में ये होती है प्रैक्टिस के साथ और चीजों को आप यू कैन से फ्रॉम अ वेरी अर्ली टाइम अगर आप लेके चले ना, अगर आप रिकग्नाइज करें कि अच्छा यार मेरी ये शॉर्टकमिंग है। वैसे भी सीएसएस के अंदर आप बाकी सब्जेक्ट्स जो क्या कहते हैं लेंगे उसके अंदर आप पहले आइडेंटिफाई कीजिएगा कि मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, ठीक है। एंड ट्राई टू वर्क फ्रॉम ऑन योर वीकनेस एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि एट द एंड अगर आप एक चीज को ड्रैग ऑन कर रहे हैं वो एंड तक जा जाके आपको ये एंड पे टेंशन होगी कि भाई ये मेरे साथ क्या हो गया है, मैं ये वाली चीज तो मुझे आ ही नहीं रही है, ठीक है। स्टार्ट अर्ली एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अर्ली। अगस्त है, मोस्ट प्रोबेबली पेपर्स होते हैं फेब के अंदर, यू गाइस स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम, 6 मंथ्स या ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स है। तरीका तैयारी का इस सब्जेक्ट की भी और बाकी सब्जेक्ट्स की भी यही होता है कि आप जो है वो दिसंबर या नवंबर दिसंबर तक इफ यू आर बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक तो अपनी तैयारी जितना आपने पढ़ना है वो कंप्लीट कर लें, ठीक है, एक दफा कंप्लीट कर लें। उसके बाद आफ्टर दिसंबर यू स्टार्ट गिविंग मॉक्स एंड यू स्टार्ट रिविजन। डोंट ऐड न्यू स्टफ टू योर नोट्स, दिस इज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स और ईडीएस भी इसी में आता है। डोंट ऐड न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू योर नोट्स और डोंट ट्राई टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। बात असल में सारी रिविजन की होती है। मेरे साथ एक गुड लक हुई इस तरह से कि मैंने जिस साल पेपर दिए उस साल इन्होंने एमपीटी इंट्रोड्यूस कराया था। आमतौर पे पेपर्स फेब में हो जाते हैं, मैंने अपनी तैयारी दिसंबर के हिसाब से रखी हुई थी कि हाँ दिसंबर तक मेरा कोर्स जो है वो खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद मैं बेसिकली टेस्ट और मॉक्स दूंगी। जो अच्छा 21 फेब को है तो इसका मतलब इससे भी ज्यादा आगे चले गए हैं, फेब से भी आगे चले गए हैं। मैं जो हूँ वो मॉक्स दूंगी। अब हुआ यूं कि जब उन्होंने एमपीटी इंट्रोड्यूस कराया तो उन्होंने फेब के अंदर फिर एमपीटी लिया एंड देन वी गॉट अनदर रिस्पाइट ऑफ 3 मंथ्स दरम्यान में फिर ब्रेक आई और उस साल मई में पेपर हुए हैं। 22 के पेपर्स मई में हुए थे। तो वो बेसिकली मुझे 3 माह जो थे ना वो रिविजन के मिल गए थे और फिर उस टाइम पे मैंने रियलाइज किया कि रिविजन कितनी इंपॉर्टेंट है। आप एक दफा चीज पढ़ते हो आपके ज़हन में नहीं बैठती है, मतलब चाहे कोई बंदा कितना भी जीनियस है, कितना भी मैं कहती हूँ ब्रिलियंट है, लेकिन एक दफा चीज से चीज नहीं बैठती है। मैं उन लोगों में से हरगिज नहीं हूँ जो कहते हैं एज यूजुअल, लोग टॉप करने के बाद कहते हैं कि हमने तो 3 महीने में तैयारी करके दे दी और बस हमने तो बड़े अच्छे नंबर ले लिए। मैं एटलीस्ट उन लोगों में से नहीं हूँ, आई विल बी ऑनेस्ट। वैसे तो मैं बिलीव नहीं करती कि किसी ने 3 महीने में तैयारी करके पेपर दिए हो और वो मतलब कोई अच्छे नंबर, बिकॉज ऑब्वियसली सीएसएस एक ऐसा कोर्स है जो आपको इन डेप्थ
आपको स्टडी करनी पड़ती है। आप ये एट द एंड ऑफ द डे जस्ट टू गेन ब्राउनी पॉइंट्स आप या बड़ा अपनी अचीवमेंट के लिए ये नहीं कह सकते हाँ मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था और बस मेरे पेपर पास हो गए। दिस इज अ लाई, ठीक है। एवरीवन स्टडीज। मैं अपना बता रही हूँ कि मेरा जर्नी भी बहुत लॉन्ग था। मुझे एटलीस्ट आई टुक, जब मैंने थर्ड अटेम्प्ट दी और मैंने जीरो से स्टार्ट किया, मैं तकरीबन साल लगा था अपनी सारी चीजों को कवर करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि दैट स्टार्ट as early as you can. Don't rely on these fake news के 3 महीने में हो जाता है, 4 महीने में हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। नहीं, it takes time, ठीक है। और जितनी आप इन डेप्थ तैयारी करेंगे, जितना चीजों को, और वही बात है ना, एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, उतना ही आपके लिए जो है ना वो आसानी होगी कल को। क्योंकि सीएसएस के अंदर आप कभी भी बेसिक क्वेश्चंस नहीं देखेंगे। जैसे मैंने आपसे अभी एक सेल की एग्जांपल दी कि सेल क्या चीज होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो कभी भी आपसे ये बहुत रेयर होगा कि आपसे सेल के बारे में पूछे। मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी आस्क्ड अबाउट सम इंटरनल ऑर्गन के न्यूक्लियस के अंदर, फलानी चीज के अंदर जो फलानी चीज होती है वो क्या काम कर रही होती है। मेरा पॉइंट ये बताने का ये है कि आपको चीजों की भी इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ती है टू एक्चुअली अटेम्प्ट योर पेपर इन सीएसएस, ठीक है। वलीद, वैसे मैं एक बात बताऊं, ऐसे जो है ना, मैंने आज तक ऐसे कभी स्टडी नहीं किया और अल्लाह का शुक्र है मेरा ऐसे कभी आज तक फेल नहीं हुआ है। 2016 आई कुडंट क्लियर द रिटन, बट मेरा उस टाइम भी कॉम्पोजिशन फेल था। 2016 में भी मेरा ऐसे पास था, एंड देन 18 एंड देन 19 में तो आपको पता है ऐसे जो होता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू नेवर एवर प्रिपेयर एन ऐसे, कभी भी रट के याद करके नहीं जाना होता। तो क्या कहते हैं उसको आप बेसिकली यू जेनरेट एन ऐसे, ठीक है। अक्सर एस्पेरेंट्स जो होते हैं वो इस चीज को होते हैं, अच्छा हमें तो ये वाला ऐसे आ गया तो हम क्या लिखेंगे, ये आ गया तो क्या लिखेंगे। मेरी स्ट्रैटेजी शुरू से ही रही है, यू नेवर एवर लर्न एन ऐसे। बल्कि मैं तो कभी फैक्ट्स और फिगर्स भी याद करके नहीं गई या कोड्स भी याद करके नहीं गई। मैंने अपने 12 सब्जेक्ट से जितना मेरे पास नॉलेज होता है ना, उसमें से ऐसे जनरेट करना होता है। उसकी 2-3 वजह होती है, 2-3 उसकी फायदे ये हो जाते हैं कि अगर आपके सामने वो ऐसे आ जाए जो आपने नहीं पढ़ा, तो आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाती है कि आपको पता होता है कि अच्छा यार मैंने तो इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ा, तो मैंने जो भी करना है वो इधर ही करना है। अदर देन दैट जो भी आपके पास वो क्या कहते हैं, दूसरी बात ये है, आपने चीजें याद की हो ना, आप उनको एडजस्ट या फिक्स करने की कोशिश कर रहे होते हो, तो वो चीज जो है ना, फिर आप वो चीज फेस नहीं करते पेपर के अंदर अगर कोई अननोन ऐसे आ जाए। अच्छा वलीद, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है ऐसे के बारे में, फिर उसके बाद जनरल साइंस का ना थोड़ा सा ओवरव्यू देना है कि बेसिकली हम इस सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, और आप क्या चीज है जो आपको बेसिकली नंबर लेके आएगी। मैंने अटेम्प्ट किया था वलीद पहले वाला, द एनालिसिस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड एनालिसिस था, वर्ल्ड इकोनॉमीज का, वर्ल्ड मार्केट्स का, इस तरह से था मेरे ख्याल से। मेरे जहन से निकल गया अब एग्जैक्टली उसकी स्टेटमेंट क्या थी, बट द एंटायर पॉइंट वाज दैट इट वाज एक्चुअली वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड ऐसे। अच्छा, मेरे ख्याल से स्लाइड से बेहतर रहेगा, मेरे पास स्लाइड्स बनी हुई है, मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में, यस, ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स, attempt with her session on, yes, you can actually take my sessions on anthropology and IR as well, और उसके अंदर भी मैं आपको different techniques बताती हूँ कि कैसे। अच्छा, अब हम चलते हैं EDS की तरफ। EDS, let me share the screen. I hope it's visible to everybody, right? Okay, it is visible to everybody. अच्छा, जनरल साइंस और एबिलिटी का जो सिलेबस है, मैंने बताया कि 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुआ हुआ है, ठीक है। यस, अच्छा, जनरल साइंस और एबिलिटी का जो पेपर है वो बेसिकली 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुआ हुआ है। हम साथ चार्ट भी खोल लेते हैं। पहला सिलेबस जो है उसके उसके अंदर बेसिकली आपकी जितनी फिजिकल साइंसेज आती हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज आती हैं, एनवायरमेंटल साइंसेज आती हैं, फूड साइंसेज हो गई, ये वाली सारी चीजें, आईटी वगैरह, यानी बेसिकली जो भी आपका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है ना, वो वाली सारी चीज जो है वो आपके पास आएगी। जो आपका अच्छा,
जो आपका सही सबको नजर आ रहा है। अच्छा, जो आपका सेकंड पार्ट है ना, दैट इज बेसिकली जनरल एबिलिटी। और जनरल एबिलिटी के अंदर आपने बेसिकली आपकी जितनी मैंने बताया एनालिटिकल रीजनिंग आती है, बेसिक मैथमेटिक्स आती है, प्रोबेबिलिटी आती है, इसके अंदर सेट्स आते हैं, सेट्स की थ्योरीज आती हैं, अलजेब्रा जो बेसिक अलजेब्रा होती है वो आ रही होती है आपके पास बेसिकली। ठीक है। इसके अंदर अब हम सिलेबस को अगर बाइफरकेट करके चले ना, तो सबसे पहला पोर्शन हमारे पास आता है एस्ट्रोनॉमी का। ठीक है, और ये पार्ट होता है फिजिकल साइंसेस का। ठीक है, इसके अंदर हम बेसिकली जितनी भी यूनिवर्स, उसके अंदर अर्थ, स्टार, ब्लैक होल्स, बिग बैंग्स, इस तरह की सारी चीजें जो है ना वो स्टडी कर रहे होते हैं। प्लैनेट्स, आपके आपके एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मून्स, बेसिकली ये सारी चीज जो होती है आपकी फिजिकल साइंस की जो एस्ट्रोनॉमी का पोर्शन है वो कवर कर रही होती है। उसके बाद जो अगली चीज आपके पास आती है, जिसमें से अक्सर पेपर में आया होता है, वो होते हैं आपके नेचुरल डिजास्टर्स और हैजर्ड्स। नेचुरल डिजास्टर्स के अंदर बेसिकली जो फ्लड्स हो गए हमारे, सुनामीज हो गई, ड्राउट्स हो गए, इसी तरह से वोल्केनो करप्शंस हो गई, ये वाली सारी जितनी जो है वो नेचुरल हैजर्ड्स के अंदर ये चीज आ रही होती है। हम बेसिकली स्टडी करते हैं कि ये किस तरह से बन रही हैं, किस वजह से होती हैं। ठीक है, साइक्लोन्स हो गए आपके, वाइल्ड फायर्स, अर्बन फायर्स, इसी के अंदर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट वाला। साथ ही हम इसको देखते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट हो रही है और क्यों हो रही है, और इसको बेहतर किस तरह से किया जा सकता है। अच्छा, जैसे मैंने बताया उसके अंदर नेशनल डिजास्टर के अंदर सुनामी इसका क्वेश्चन अक्सर आया होता है, किस तरह से बनते हैं, क्या कहाँ कहाँ पे सबसे ज्यादा सुनामीज आते हैं, क्यों आते हैं, और उनके इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स, इसी तरह ड्राउट्स होते हैं, साइक्लोन्स है हमारे पास, कि किस तरह से जनरेट होते हैं बेसिकली। ये मेरे ख्याल से मेरे पेपर के अंदर, नो इट वाज अ टोर्नेडो, मेरे हमारे जो 22 का पेपर था उसके अंदर टोर्नेडो का क्वेश्चन था। टोर्नेडोज किस तरह बनते हैं, एवेलांचेस किस तरह बनते हैं, और इसमें से क्वेश्चन किस तरह से आता है बेसिकली। जो भी नेचुरल डिजास्टर होता है ना, स्पेशली पाकिस्तान, उसको उसका क्वेश्चन पेपर में लाजमी आता है। अब जैसे पिछली दफा फ्लड्स आए, और उससे पहले अर्थक्वेक आया था। जो अर्थक्वेक था ना, तो बेसिकली आज के अर्थक्वेक जो पाकिस्तान में आया है, फलानी डेट को आया, उसका रिक्टर स्केल के ऊपर क्या मैग्नीट्यूड था, ये इस तरह की चीज। तो बेसिकली वो जनरल साइंस जो होती है ना आपकी, थोड़ी सी वो आपको अप टू डेट रहना पड़ता है कि उस साल कौन सा नेचुरल डिजास्टर है। इसी तरह उससे पहले क्वेश्चन आया था ये एवेलॉन्च के बारे में कि मेरे ख्याल से फौजी जो थे वो, एवेलॉन्च हुआ और उसमें काफी फौजी मारे गए थे, तो उन्होंने दे एक्चुअली आस्क्ड कि वो किस जगह पे हुआ था, एंड देन दे वुड आस्क 2-3 रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एनर्जी वाला पार्ट है। एनर्जी के अंदर सोर्सेज हो जाती हैं, रिन्यूएबल एनर्जी हो जाती है, कन्वर्जेंस एनर्जी कन्वर्ट किस तरह से हो रही होती है, और बायोफ्यूल्स, ये अक्सर टॉपिक आया होता है पेपर के अंदर कि बेसिकली बायोफ्यूल्स क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। Then is our atomic structure. Atomic structure basically atoms किस तरह से बन रहे होते हैं, atoms interact किस तरह से कर रहे होते हैं, जो हमारी एनर्जी थेरीज एटम्स के ऊपर लग रही हैं वो कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, और उसके बाद एटम्स बॉन्ड किस तरह से बना रहे होते हैं, डिफरेंट आयनिक, कोवलेंट, मेटालिक, हाइड्रोजन बॉन्ड्स किस तरह से बन रहे होते हैं, क्यों बन रहे होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये वाली सारी चीजें हम जो हमारा ये है एटॉमिक वाला पोर्शन है उसमें बेसिकली हम कवर कर रहे होते हैं। देन हमारे पास आता है मैन मेड मटेरियल। इसके साथ इसमें बहुत सारे, इसमें 4-5 टॉपिक्स हैं। इसमें सिरेमिक्स आती है हमारे पास, इसमें हमारे पास आ जाती है पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं, हमारे पास फर्टिलाइजर्स आ जाते हैं, मैंने इधर की लिखी हुई है गेस। हमारे पास फर्टिलाइजर आ जाता है, पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं, उसके अलावा हमारे पास सेमीकंडक्टर्स आते हैं, हमारे पास वैक्सीन्स वगैरह, ये सारी चीजें जो होती हैं जो बेसिकली मैन मेड होती हैं, ये वाली सारी चीजें इसके अंदर कवर हो रही होती हैं इस पार्ट के अंदर। Then is your environment everything around us। आपका एटमॉस्फेयर हो गया, आपका बायोस्फीयर होगा, आपका हाइड्रोस्फीयर हो जाएगा। इसके अंदर बेसिकली कि हमारी एनवायरनमेंट किस तरह से डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड है, कौन सी चीज ये जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, ये वाले साइकिल्स, आपका वाटर साइकिल, ये वाली सारी चीजें हम एनवायरनमेंट में स्टडी कर रहे होते हैं। एंड द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द डिस्क्रिप्टिव सिलेबस, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। बेसिकली जितने ह्यूमन सिस्टम्स हैं, जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, नर्वस सिस्टम हो गया, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये इसमें स्टडी कर रहे होते हैं। अदर देन दैट आपके जितने एसोसिएटेड ऑर्गन्स है ना ह्यूमन फिजियोलॉजी में इन सिस्टम्स के साथ, जैसे कि ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया, आपके स्टमक का स्ट्रक्चर हो जाएगा, लंग्स और लंग्स का स्ट्रक्चर हो जाएगा, हार्ट का स्ट्रक्चर, देन योर किडनीज, ये वाले सारी चीजें इनके साथ एसोसिएटेड हैं जो आप स्टडी कर रहे होते हो। उसके अलावा आपके आईज, हीयर, ये वाले जितने बेसिकली आपका ये एक्सोस्केलेटन जो है, ये वाली सारी चीजें आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी में आ रही है। ये थोड़ा सा लेंथी पोर्शन होता है और थोड़ा सा याद करने वाला होता है। जो यहाँ पे जितने डॉक्टर्स हैं उनको लिए तो बड़ी आसान होता होगा,
कि क्योंकि ऑब्वियसली दे हैव दिस दैट ट्रेनिंग, तो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट इज योर ये वाला पार्ट बेसिकली जो आपका मैंने अर्थ की फिजियोलॉजी वाला पार्ट है ना, ये उसके साथ अटैच्ड है, जिसमें आपकी बेसिकली प्लेट टेक्टोनिक्स आती हैं कि अर्थ किस तरह से डिफरेंट प्लेट्स के अंदर डिवाइडेड है, प्लेट्स की मूवमेंट क्या है, मूव करती हैं तो क्या होता है, ये वाली सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आती हैं। देन योर एंजाइम्स, और ये सेल बायोलॉजी मैंने आपको बताया, ये भी फिजियोलॉजी के साथ मैच कर रही होती है। सेल्स बेसिकली क्या होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के सेल क्या क्या कर रहे होते हैं, उनकी बेसिकली फंक्शनैलिटी क्या होती है और उनकी उन किस चीज से बने होते हैं, ये वाली सारी चीज हम सेल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। एंड द फूड साइंस के अंदर बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स जो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये बेसिकली क्या चीज होती हैं, ये चीजों के साथ किस तरह से मिलके और क्या काम दे रही होती हैं बेसिकली ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये वाली चीज, ये चीजें स्टडी करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडेंट्स, एसिंग, फूड की पैकेजिंग वगैरह, ये वाली सारी चीजें हमारी फूड साइंस के अंदर आती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आजकल काफी यूबिक्विटस किस्म की टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, नेटवर्क्स आपके किस तरह से, कंप्यूटर बेसिकली उसकी बाइफिकेशन, कंप्यूटर की जनरेशंस कौन सी होती हैं, कंप्यूटर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इंटरनेट किस तरह से काम करता है, कौन से प्रोटोकॉल जो होते हैं वो इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इसी तरह नेटवर्क्स, मुख्तलिफ नेटवर्क्स किस तरह से बन रहे होते हैं, चार अगर लाइन में कनेक्ट हो लैपटॉप्स तो वो क्या, कौन सा नेटवर्क होता है, रिंग में कनेक्ट हो तो कौन सा बनता है। फाइबर ऑप्टिक्स होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके अंदर आ जाती है कि आजकल दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है, किन किन चीजों पे, रोबोटिक्स के ऊपर, नेचुरल इंटरफेस के ऊपर और कॉग्निटिव के ऊपर जो है वो हम काम कर रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। इसके अंदर हमारे पास जो बेसिक डिजीजेस जो टॉपिक उसके अंदर हमारे सिलेबस के अंदर है वो है डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, पोलियो, हेपेटाइटिस। हम देखते हैं कि बेसिकली कहाँ से किस तरह से फैलती हैं, इनका ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, इनके इफेक्ट्स क्या आते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर और इनकी ट्रीटमेंट क्या क्या है, वैक्सीन हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, इस तरह की चीज जो है ये सारी हम ह्यूमन साइंसेस के अंदर स्टडी करते हैं। फिर एक पोर्शन है हमारे पास क्लासिफिकेशन का कि बेसिकली क्लासिफिकेशन इट्स एक्चुअली अ ब्रीफ सर्वे ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम टू पॉइंट द डाइवर्सिटीज एज वेल एज द सिमिलैरिटीज इन नेचर। इसमें बेसिकली हम ये टेक्सोनॉमी की एक वो क्लास होती है, इसमें हम प्लांट और एनिमल किंगडम किस तरह से क्लासिफाई हुआ है, डिफरेंट फाइला में क्यों क्लासिफाई हुआ है, किन कैरेक्टरिस्टिक की बेसिस के ऊपर क्लासिफाई हुआ है, ये वाली सारी चीज जो है इस वाले चैप्टर के अंदर लिखी जाती हैं। देन इज योर एनालिटिकल पार्ट। एनालिटिकल पार्ट जो है वो भी ऑलमोस्ट आपका उतना ही है जिसको हम जनरल एबिलिटी का पार्ट कह रहे हैं। इसमें बेसिकली सबसे पहले एनालिटिकल रीजनिंग, अगर आपने उसके नैट के या गैट के टेस्ट दिए हों तो आमतौर पे आपको एनालिटिकल रीजनिंग का थोड़ा सा आइडिया होगा कि अगर आप कि एक टेबल के गिर्द इतने लोग बैठे हैं उनको इस तरह से अरेंज करें, तो ये वाली सारी चीज जो है। देन इज योर लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक मैथमेटिक्स, इसमें मैथ्स रूल आ गया आपका, इस तरह की चीजें आ गई, फ्रैक्शंस के और डेसिमल्स के आपके वो हो जाएंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स हो जाएंगे या इस तरह से हो जाएंगे। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन जो मैंने बताया ना, पहले आप सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करते हो, फिर मल्टीप्लाई करते हो, फिर ये वाली चीजें करते हो, तो दैट इज एक्चुअली योर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये दिस इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर जनरल साइंस, मतलब मैं जनरल साइंस को सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सीएसएस भी इंपॉर्टेंट नहीं समझती, बिकॉज आप बहुत सारे जो वन पेपर दे रहे होते हो वो बेसिकली जनरल साइंस में से उनका बहुत एक मेजर पोर्शन जो होता है वो जनरल साइंस से आ रहा होता है। तो दिस क्लास इज नॉट जस्ट फॉर सीएसएस, क्योंकि जाहिर सी बात है इट्स नॉट जस्ट हर बंदे ने सिर्फ एक सीएसएस देके तो नहीं बैठ जाना ना, यू आर सपोज टू कीप ट्राइंग until you get a very good you can say allocation somewhere। तो उनके लिए उन पेपर्स के लिए भी आई थिंक ये दोनों पार्ट्स, डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी एज वेल एज द एनालिटिकल एबिलिटी वाला पार्ट जो है वो क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट होता है, यस फॉर पीएमएस जीके एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर हम परसेंटेजेस देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन अक्सर पेपर में आया होता है परसेंटेज का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ज्योमेट्री, आई हैड अ ज्योमेट्री क्वेश्चन एज वेल जिसमें मेरे बेसिकली नंबर उसमें कटे मुझे पता लगा था। देन प्रोबेबिलिटी एंड अलजेब्रा, उसके बाद सेट्स और सेट्स की थ्योरी, आपके वर्ल्ड प्रॉब्लम, सैम्पलिंग, मेंटल एबिलिटी स्किल्स। मेंटल एबिलिटी स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन लाजमी आता है, एक साल छोड़ के एक साल जरूर आता है। हमारे पेपर में आया था, इस साल नहीं आया तो इसका मतलब है 24 वालों के पेपर में आएगा। ठीक है, ये वाली चीजें हैं। अच्छा जी, नाउ अब आपको बताएं कि आपको ये कोर्स क्यों लेना चाहिए और ये कोर्स क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात तो मैं ये करूंगी कि नॉलेज ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट के पास सेम ही होता है। ठीक है, बात असल में ये है कि हर बंदा तैयारी करता है, 20,000 बंदा पेपर देता है, और जो जेन्युइनली
यू कैन से सीरियस लोग होते हैं ना, वो ऑब्वियसली बड़ी अच्छी तैयारी करते हैं, कई जगहों से तैयारी कर रहे होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे बहुत कम लोग पास होते हैं, और उससे भी कम लोग जो होते हैं उनके अच्छे नंबर आते हैं। वजह इसकी ये नहीं होती कि आप में नॉलेज की कमी थी। मैंने आपको बताया ना, नॉलेज आपके पास और आपके साथ बैठा जो बंदा पेपर दे रहा है उसके पास मोर और लेस सेम है। 19-20 का फर्क होगा, आपको 2 बातें ज्यादा पता होंगी या 2 बातें कम पता होंगी। पेपर में नंबर आपकी वो जो 3 आर की वहां पे प्रेजेंटेशन है ना, वो लेके आएगी। आपने पूरा साल पढ़ा, अगर आप 3 घंटे में उस चीज को पेपर पे नहीं दिखा सके तो आप बेशक आपने 10 साल का पढ़ा हो, उस चीज का फायदा नहीं है। अक्सर लोग इस चीज को मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि भाई अगर हमारे पास अब आप जो आपका सिलेबस है अगर सीएसएस का देखें तो उसके अंदर जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, अक्सर लोग कहेंगे अच्छा इसमें से आप 6 किताबें पढ़ लें, 8 किताबें पढ़ लें तो भाई आपका बहुत अच्छा पेपर हो। आई एक्चुअली मेरे साथ तो ना ये फॉर्मूला काम करता है, ना ही ये फॉर्मूला वैसे भी काम करता है। ठीक है, आपको इवन बाकी सब्जेक्ट्स में क्या होगा, करंट अफेयर्स में ये फलाने बंदे की किताब पढ़ लें, पाक अफेयर्स में ये इसने फलाने फॉरेन ऑथर ने बहुत अच्छी लिखी हुई है। बात असल में ये होती है हर बंदे की इंफॉर्मेशन ना, इवन अब इतनी किताबें पढ़ के मुझे आइडिया हो गया कि 19-20 से उन्होंने दिस दैट आर इज आर एम को आगे पीछे करके सेम सेंटेंस ही लिखा होता है, उसमें कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही होती है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू प्रेजेंट योर पेपर एट द एंड ऑफ द डे। इसीलिए मेरा ज्यादा फोकस यही होगा इस चीज के ऊपर कि बेसिकली हमने पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है, पेपर को प्रेजेंट किस तरह से करना है। अगर आपको डिफरेंस का क्वेश्चन आ रहा है तो आपने वो क्वेश्चन किस तरह अटेम्प्ट करना है। अगर आपको इवेल्युएट करने वाला अगर आपको पूछा गया है कि इस चीज को डिस्क्राइब करें तो उसमें को आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है, डेफिनेशन किस तरह लिखनी है, एग्जाम्पल किस तरह लिखनी है, आपने डायग्राम किस तरह बनानी है। ठीक है, ये वाली सारी चीजें जो हैं, माय फोकस विल बी इन दिस कोर्स विल बी कि आपने बेसिकली क्वेश्चन अपना किस तरह से अटेम्प्ट करना है। सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फोकस ऑन पास्ट पेपर क्वेश्चंस। अब जो मैं साथ साथ पढ़ा रही हूँ साथ साथ बताती जाती हूँ कि अच्छा इस टॉपिक से रिलेटेड ना ये वाला सवाल पेपर में आया हुआ है फलाने साल, ठीक है, या ये वाला इस टॉपिक में से ये वाला एमसीक्यू अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, ताकि ये होता है कि एक दफा आप लोग खुद तो करेंगे बट माय जॉब इज एक्चुअली टू मेक योर जॉब इजियर। ठीक है, तो वो ये होगा कि आप जो टॉपिक पढ़ा, आपको मैंने साथ ही बताया कि भाई इसमें से 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, 18 में ये आया था, 23 में ये आया हुआ है। तो यू एक्चुअली गेट एन आइडिया कि अच्छा यार इस टॉपिक के अंदर जो है वो उसमें से मैंने इस तरह से तैयारी करनी है। तो ये चीज जो है ना ये हम कोर्स में साथ साथ लेके चलेंगे। नेक्स्ट इज फोकस ऑन योर ऑब्जेक्टिव। ये एक चीज है जो कि एक्चुअली मैंने अपनी थर्ड अटेम्प्ट जब देने लगी उस टाइम पे सीखी कि आई यूज टू थिंक कि यार आपका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है ना वो बस हिट एंड ट्रायल के ऊपर ही चल रहा होता है कि अच्छा कुछ आ गया तो ठीक है, कुछ ना आया तो भी ठीक ही है। यू एक्चुअली गेन, आप नंबर जो होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव में से लेते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपका जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है ना वो आपके हर, दिस इज फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स अदर देन ऐसे, बिकॉज ऐसे डजंट हैव एन ऑब्जेक्टिव। आपका जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है ना दैट इज एक्चुअली द वन थिंग दैट इज ब्रिंगिंग यू मार्क्स, जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। अब मेरे जितने पेपर्स थे ना, ये वाला जो पेपर था, आई न्यू ऑल 20 ऑफ माई ऑब्जेक्टिव्स आर करेक्ट। ठीक है, क्योंकि वहां पे ये एक वाहिद क्वेश्चन है जिसमें 20 में से 20 देना बहुत आसान होता है। यानी कि और इसको अक्सर एस्पिरेंट्स इसलिए छोड़ देते हैं कि यार अच्छा पता नहीं किधर से देंगे। लाइक मेरी हर बंदे से को यही एडवाइस होती है कि हर पेपर के अंदर आप जो अपना सब्जेक्टिव पार्ट है उसको तो तैयार करते ही हैं, उससे ज्यादा तैयारी आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की होनी चाहिए। क्योंकि सब्जेक्टिव में तो आपको पता है कि मुझे 20 में से 16 नंबर देगा, बहुत अच्छा लिख लूंगा तो चलो कोई एक्सेप्शनली अच्छा लिखूंगा तो 17 देगा, इससे ज्यादा नंबर नहीं देंगे वो 15-16 से ज्यादा। लेकिन ऑब्जेक्टिव के अंदर तो उसको पता है कि अगर 20 में से 20 है तो मैंने देने हैं 20 में से 20। ठीक है, सो इट इज अ वेरी बिग यू कैन से मिसनोमर इन सीएसएस के हाँ भाई ऑब्जेक्टिव को हिट एंड ट्रायल के ऊपर छोड़ दिया जाए। अच्छा, नेक्स्ट इज योर हाउ टू ड्रॉ डायग्राम्स इन प्रॉपर। अच्छा, जनरल साइंस के अंदर जनरल साइंस को मैं समझती हूँ कि कंपैरेटिवली बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना उनकी डिमांड थोड़ी सी और तरह की होती है। अब आपके पास पाक अफेयर्स का क्वेश्चन आया, आपने 20 नंबर का, जाहिर सी बात है एक सवाल था, अब उसके अंदर आपने 8 सफ़े लिखने हैं। ठीक है, कभी आए हैं किसी के मोहम्मद उमर, इस दफा कोशिश करके देख लेना, हो सकता है आपके 95 प्लस आ जाए। अच्छा, तो क्या कहते हैं वो बजाय
यस, मैं बता रही थी कि बाकी सब्जेक्ट्स की क्वेश्चन की क्या डिमांड होती है। आपका पाका फिर से क्वेश्चन आया अभी, यू नो दैट यू हैव टू फिल 8 पेजेस या 9-10 जितनी भी जिसकी स्पीड है, या 6 तो आपको कम से कम लिखने ही है उस चीज के अंदर। अब जनरल साइंस के अंदर ये चीज कंपलसरी नहीं है, ठीक है। उसके अंदर ये चीज है कि आपने अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है ना आपको, और आपको बेसिकली ईडीएस के अंदर क्वेश्चन जो होगा वो इस तरह से 20 नंबर का अगर एक क्वेश्चन है तो वो पार्ट्स में डिवाइड हुआ होगा। इट विल मोस्ट प्रोबेबली बी 5 पार्ट्स, 4 मार्क्स ईच, और 4 पार्ट्स 5 मार्क्स ईच, ठीक है। उसके अंदर आपकी ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि या मैंने किसी तरह लिख के जो है ना वो सफे भरने हैं, ये वाली चीज जो है ना वो उसके अंदर नहीं आएगी। अब होता यूं है कि ईडीएस का जब भी आपको क्वेश्चन आया, यू फोकस ऑन द डेफिनेशन, यू एक्चुअली ड्रॉ डायग्राम्स। ये चीज एक ऐसी है जो मुझे लगता है, बिकॉज मैंने अपने पेपर के अंदर हर क्वेश्चन जिसके साथ डायग्राम बनती थी, आई एक्चुअली ड्रू अ डायग्राम। और डायग्राम का मतलब किस तरह से बनानी है, उसकी लेबलिंग किस तरह से करनी है प्रॉपरली, और उसको इस तरह भी नहीं बनाना कि आप भी पेपर में बस तस्वीरें बनाने बैठ जाएं और आपका बाकी का पेपर रह जाए, ये वाली चीज भी नहीं करनी है। और उसको एलिजिबल भी होनी चाहिए कि अगले को पता लगे अच्छा यार इसने कुछ साथ, इसने कोई एफर्ट पुटअप की है। तो ये भी हम सीखेंगे कि जो जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, आई टेल यू कि इसमें डायग्राम किस तरह से बनती है, हाउ यू कैन एक्चुअली गेट मोर मार्क्स अगर ये वाला इस तरह से क्वेश्चन आ जाए। देन योर फ्लो चार्ट्स एंड टेबल्स, के किस तरह से फ्लो चार्ट्स और टेबल्स बनाने हैं अपने पेपर के अंदर। लास्टली, हाउ टू सॉल्व मैथमेटिक इक्वेशंस विद जनरल फॉर्मूलाज। ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि मैथमेटिक्स का पोर्शन ये है कि आपको दुनिया में किसी भी किताब की सवाल, किसी भी किताब में से सवाल आ जाए, यू शुड नो द बेसिक्स के, या बेसिकली मैंने इसको सॉल्व किस तरह से करना है। अगर आप एंड तक क्वेश्चन पे नहीं भी पहुंचते ना, तो आपके पेपर के ऊपर इतनी एफर्ट नजर आनी चाहिए कि अगला बंदा उस एफर्ट को देखती कि अच्छा यार चलो 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको नहीं भी सही आया तो चलो 2 में एफर्ट के नंबर ही दे देता हूँ। क्योंकि मैथमेटिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग टू द आंसर, इट्स अबाउट द प्रोसेस। अगर आप देखें, आपसे कोई चीज पूछी है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है इट्स अ डिस्क्रिप्टिव पेपर, दिस इज नॉट एमसीक्यूज, आपसे कोई चीज पूछी है उसके आंसर निकालने के लिए आपने कोई वर्किंग तो शो करनी है ना, उस वर्किंग के भी नंबर है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से हमने मैथ के क्वेश्चन जो है वो जनरल फॉर्मूला से सॉल्व करने हैं, ठीक है। Where is एक सेकंड। अच्छा जी, इसके बाद अम, अच्छा, यहाँ तक तो बेसिकली वो हो गया कि जी आपने पेपर के अंदर जो जो चीजें जो बेसिकली हम कोर्स के अंदर चीजें स्टडी कर रहे होंगे कि नंबर आपने किस तरह से लेके आने हैं, और क्या आपने किस तरह किन चीजों को जो है वो अपने मद्देनजर रखना है बेसिकली पेपर अटेम्प्ट करते हुए। इसके साथ ही अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी मेरे से पूछ लें, या फिर किसी की कोई और क्वेरी है सब्जेक्ट से रिलेवेंट या किसी और चीज से रिलेवेंट, तो वो भी मेरे से पूछ लें। किसी कोई मैम ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी शेयर कर दें। अच्छा, ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बेसिकली यही है, एक तो आपके पास जो मैंने बताया ना, वन पेपर के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव्स आ रहे होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स वो रिपीट हो रहे होते हैं इस सीएसएस के अंदर। दूसरी बात ये होती है कि जब आप पढ़ रहे होते हो तो साथ साथ बेसिकली मैं बताती अपने स्टूडेंट्स को, तो मैं बताती जाती हूँ कि ये वाली चीज ऑब्जेक्टिव के अंदर आई हुई है, हाईलाइट दिस, ये वाली चीज इस टॉपिक में से ये चीजें ऑब्जेक्टिव में पूछी हुई हैं, इनको याद रखिएगा, ये वाली चीज ऐसे पूछी हुई है। सो ऑल इन ऑल मतलब काफी आपकी ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो जाती है। वहां से डायग्राम्स पेंसिल से ड्रॉ करनी होती हैं या पेन से, um, किसी से भी कर लें इसमें, वैसे एट द एंड ऑफ द डे डजंट मैटर, डायग्राम पेंसिल से ड्रॉ करें या पेन से ड्रॉ करें, डायग्राम आपकी लिजिबल होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए, प्रॉपर लेबलिंग के साथ होनी चाहिए, प्रॉपरली आपने उसको बताया हो कि ये चीज इस तरह से है, ये ऐसे है, ये मैटर करता है। आपने उसमें कलर नहीं करने, आपने उसको बेसिकली जैसे कहते हैं रफ बॉडी बॉडी डायग्राम में एक स्केच बनाते हैं, आप उससे बेसिकली आपने वही काम करना है। आई रियली हैड, मतलब मेरी तो अपनी ड्राइंग बहुत खराब थी, लेकिन प्रैक्टिस के साथ जो होती है ना चीजें काफी सारी आपकी बेहतर हो जाती होती हैं। आपने नोट से पढ़ा है या जनरल स्लाइड से जिस तरह कॉमनली टीचर पढ़ाते हैं, बट वहां पर पॉइंट्स मिस हो जाते हैं। बात असल में ये है, अनलेस और अनटिल आप किसी भी टीचर से पढ़ लें, अनलेस और अनटिल आप अपनी एफर्ट खुद पुट इन नहीं करेंगे ना, उस तक वक्त तक मैं नहीं समझती कि किसी के अच्छे मार्क्स आएंगे।
आपको कोई भी उस्ताद पढ़ा रहा है ना, वो बेसिकली आपको चीज का एक ओवरव्यू देगा, आपको समझाएगा, आपको उसमें से पॉसिबली क्वेश्चंस बताएगा कि ये इस तरह से हैं। अब बाकी आपने रिसर्च खुद करनी है। मेरी अपनी आदत, मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर कहती होती हूँ कि जो मैथ्स वाला पोर्शन है उसके लिए आप अक्सर जो सबसे इजीएस्ट इज द नैट जो होता है ना, टेस्ट होता है वो, या जीएटी जो गैट टेस्ट होते हैं वो वाले, यू बाय दोज बुक्स और उसमें से आप प्रैक्टिस करें। जो दूसरा क्वेश्चन है वो मोर और लेस सेम ही होता है, वो आप किसी भी जगह से नोट्स तैयार कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा ट्राई टू टेक द सब्जेक्ट एज, उसको बजाय इसके कि आप अपने ऊपर सवार करें, उसको आप थोड़ा सा लेयरली लें। मतलब अब मैं अपने अपने स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ, देखें यूनिवर्स के ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, नेटफ्लिक्स के ऊपर आप जाएं, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, ठीक है, यूनिवर्स के ऊपर आप वो देख लें। इसी तरह फिजियोलॉजी के ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, आप वो देखें। जरूरी नहीं होता कि आपने रट्टे लगा के चीजें की हुई हैं या बड़ा क्रैम किया हुआ है चीजों को तो ही आप पेपर अटेम्प्ट कर सकेंगे। ट्राई टू टेक इट एज लेयरली एज पॉसिबल। शेल बी शेयर विद और किसी का कोई और, मैम हमारा पढ़ने का दिल नहीं करता, क्या करें? आप फिर मेरे ख्याल से कोई वजीफा करें, पढ़ाई छोड़ें, वजीफा के ऊपर ही कोई फोकस कर लें कि पढ़ने का दिल उस टाइम पे करेगा। सीएसएस करना है तो फिर दिल को मारना पड़ता होता है, पढ़ने का दिल किसका करता होता है? इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है स्पेशली रिलेटेड टू ईडीएस? नोट्स, जस्ट अ सेकंड। नोट्स जो हैं वो ऑब्वियसली मैं अपने शेयर, अगर मैं अपने नोट्स भी शेयर कर दूं तो उसका कोई फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने जो चीज लिखी हुई, मैं आपको, अगर आप एज अ सैंपल पूछ रहे हैं कि किस तरह बनाते हैं तो मोस्ट प्रोबब्ली आई शेयर दोज, बट माय नोट्स विल नॉट बी एलिजिबल टू यू, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने जिस राइटिंग में लिखा है या जिस इंटेंशन से लिखा है वो मुझे ही समझ आएगी। दूसरी बात ये होती है कि आप लेक्चर लिया, आपने आपने कोई रिसोर्स मटेरियल रिसर्च किया और उसके बाद आपने अपने नोट्स बनाए। आई विल हाईली फोकस कि आप खुद अपने नोट्स बनाए और ऐसे बनाएं कि आपके पास जब आखिरी दिन होता है ना तो आपके पास रिवीजन का क्या कहते हैं, आपके पास, क्योंकि आपने 2 पेपर देने होते हैं इसके साथ, मेरे ख्याल से इस्लामियात का पेपर, शायद पाक अफेयर्स का पेपर है इस तरह से, या करंट अफेयर्स का पेपर है। अच्छा, आपने 2 पेपर देने होते हैं और आपने शाम 6 बजे घर वापस आना है, देन यू हैव टू ईट, यू हैव टू रेस्ट, और आपने वो सारा, मतलब यू ओनली हैव लाइक 2 आवर्स और मैक्सिमम 2.5 घंटा है आपके पास पेपर जो है ना वो करने के लिए। अपने नोट्स आपने इस तरह से बनाने हैं कि उन 2.5 घंटे के अंदर आपकी ईच एंड एवरीथिंग कवर हो जाए, ठीक है। आपको ये टेंशन ना हो कि अच्छा यार मेरे ये चीज रहेगी, ये चीज रहेगी। आपने अपने नोट्स इस तरह कॉम्पैक्ट किस्म के बनाने हैं कि आप एक नजर देखें तो चीजें आपको उसी टाइम रिकॉल हो जाए, ठीक है। गुड टू सी यू लाइव, थैंक यू आमिर, आमिर इज अ वेरी ओल्ड फ्रेंड। मैंने जिस बुक से तैयारी की थी वो बेसिकली वर्ल्ड टाइम्स की बुक थी, जनरल साइंस एंड मिलिट्री में, शायद पढ़ी भी हो, मियां शफीक की बुक थी। उस बुक के अंदर अच्छा लिखा हुआ है, बट आई वुडेंट ओनली रिकमेंड इट। उसके अलावा मैंने नेट से बहुत सारा मटेरियल जो था वो खुद रिसर्च किया था। लाइक आई सेड, मैंने कोई अकेडमी उस टाइम पे ज्वाइन नहीं की थी जब मैंने 3rd अटेम्प्ट दिया, तो वो ये था कि मैंने फिर नेट से बहुत सारा रिसर्च किया था मटेरियल, मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी, मैंने इस बुक से कंसल्ट किया, अपने नोट्स बनाए, सारा कुछ। ये द एंटायर पॉइंट ऑफ मी गिविंग दिस क्लास और लेक्चर इज कि वो काम जो मैंने बगैर हेल्प के किया वो आपको एटलीस्ट ना करना पड़े। मतलब जाहिर सी बात है जब आपको मैं पढ़ा रही होंगी तो मैं बहुत कोशिश करूंगी कि मैक्सिमम चीजें आपकी कवर हो सकें, ताकि पेपर में अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो कम से कम आपको ये ख्याल ना आए कि अच्छा मैडम ने तो ये चीज पढ़ाई नहीं थी। लेकिन फिर भी बहुत से लोग पेपर में बैठ के ये सोच रहे होंगे, अच्छा यार ये तो मैडम ने पढ़ाया नहीं, ये क्यों आ गया। ये करवाएंगे या जॉइंट लेड, यस, ability is a part of EDS and it will be covered in these sessions as well. इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन है? क्लास Ma'am, unmute yourself. You are mute, I think.
अच्छा चले, मैंने अनम्यूट कर दिया, अब आ रही है आवाज? Yes, ma'am. You are audible. चले ठीक हो गया। हाँ, मैंने क्लासेस का मैं बता रही थी कि जिशान जो है वो मोस्ट यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद हिम कि क्लासेस कब होंगी और किस तरह से होंगी। आई थिंक टुमारो इज आवर फर्स्ट क्लास, आई गेस इट्स 3 days a week क्लास, जिसके अंदर आप लोग बेसिकली आप लोगों को पता लगेगा कि क्या चीज किस तरह से पढ़नी है। एबिलिटी के पोर्शन कहाँ से रेडी करें? मैंने बताया एबिलिटी का पोर्शन रेडी करने के लिए बेसिकली आपके पास जो नैट की बुक्स आती है ना, सिलेबस, in order to get into engineering university you have to get this exam which is a NAT exam. आप वहां से प्रिपेयर करें। उसके अलावा जो आप गैट की होती है, जनरल एबिलिटी टेस्ट की जो बुक्स होती हैं उनको कंसल्ट करें। इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस एट द एंड। आप इवन नेट के ऊपर भी ये जो बिग्स इंडिया और इस तरह की चीजें हैं, ये इनसे आपको इतने सवाल और इतने मटेरियल मिल जाता है। एट द एंड ऑफ द डे द एंटायर पॉइंट इज कि आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपके लिए जो है वो अटेम्प्ट करना आसान हो। सो वो आपको मैंने ये 2 रिसोर्सेज बता दी। इसके अलावा अगर आपको कोई समझते हैं कि कोई और अच्छी वेबसाइट है जहां से पे ज्यादा अच्छे सवाल हैं या जहां से सवाल आते हैं, तो आप वहां से कर लें। इसके अलावा एबिलिटी, यस, इंडिया बिग्स, इट्स अ गुड साइट। उसके ऊपर सवाल काफी अच्छे आते हैं। मैं जब 1 पेपर की तैयारी करती थी तो मैं बेसिकली वहां से क्वेश्चन लेती थी, बिकॉज एफपीएससी हैं तो हम पाकिस्तानी, एट द एंड हम भी कॉपी पेस्ट ही कर रहे होते हैं चीजों को। एक दो 3 दफा एफपीएससी ने पेपर जो है ना वो वहां से, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 पेपर नॉट सीएसएस, कॉपी किया होता है। पब्लिक पॉलिसी कैसे गुड मार्क्स ला सकती है? आई एम सॉरी, आई डिडंट हैव गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, आई कैन नॉट गाइड यू इन दैट रिगार्ड। इसके अलावा एनी अदर क्वेश्चन? चलें, thank you so I much, guess ma'am. हाँ, कोई इशू नहीं। अच्छा, guys, it was very nice having this session with you. I'll emphasize once more, even if you don't take my class, this is one of the easiest subject to actually get marks in. इसकी अच्छी तैयारी करें, मेरे से नहीं, बेशक किसी और से कर लें। It's not like I'm promoting myself, ठीक है? किसी और से कर लें, because it is actually possible। मैंने बताया ना कि एक ये ऐसे सब्जेक्ट है जिसके अंदर पॉसिबल है नंबर लेना, ठीक है? 90 उसने किसी ने मेरे से 95 प्लस भी पूछा था, तो शायद कोशिश हो तो शायद 95 प्लस भी आ जाए, 95 प्लस, जो कि और किसी सीएसएस के सब्जेक्ट में ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपके इतने नंबर आए, ठीक है? तो डू टेक दिस वेरी सीरियसली एंड ट्राई टू गेट गुड मार्क्स इन इट, ताकि आपको अल्लाह करे आप लोग आगे सारे पास हों और आपको एक अच्छी एलोकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच। ओके एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, मैम। बच्चों को सेशन की डिटेल्स में बता देता हूँ जी। सेशन जो है वो मंडे से थर्सडे मोस्ट प्रोबेबली जो होगा ग्रुप में आपको बता भी दिया जाएगा। क्लास टाइम जो है वो 3:30 है, 3:30 ऑनवर्ड, जब तक क्लास आपकी चलेगी। और जो आपकी सेशन की ड्यूज है, ड्यूज आर 5000 फॉर बोथ पोर्शन, एबिलिटी एज वेल एज फॉर जो जनरल साइंस है। और पूरा Yes. जो आपका कोर्स है वो पूरा कवर होगा। इन केस एनी क्वेश्चन अगर आपका कोई है तो आप लोगों के साथ एक व्हाट्सएप का ग्रुप शेयर कर दिया गया है, वहां पर अभी सारी डिटेल्स आपको प्रेजेंट कर दी जाएंगी। फ्रॉम टुमारो वी विल किक स्टार्ट द सेशन। कल से हमारी 3:30 क्लास होगी, रेगुलर क्लासेस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर टू ऑल ऑफ यू, जो स्पेशल सीएसएस के हैं या जो मेन सीएसएस के हैं। कीप गोइंग। जैसे मैडम ने कहा कि ये वो सब्जेक्ट है जिससे आप अपनी जो एलोकेशन है ना सिर्फ उसको इंश्योर कर सकते हैं, बल्कि पहले 3 ग्रुप्स में एलोकेट हो सकते हैं आप। दिस सब्जेक्ट हैज द पोटेंशियल और टू ऑफर यू बेस्ट पॉसिबल एलोकेशन और मेरिट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग और जब आप पास होते हैं। थैंक यू सो मच मैम, सो नाइस। सर मैडम से एक रिक्वेस्ट थी। जी जी जी। दरअसल उस टाइम जो है वो नेट का इशू हो गया था, मैडम ने जो एमसीक्यूज का बताया तो तुम सुन नहीं पाया। अगर काइंडली मैडम जो एक दफा रिपीट कर दे कि एमसीक्यूज को जो है वो कहाँ से प्रिपेयर करने और स्ट्रेटेजी क्या है, वो अगर एक दफा रिपीट करके आपकी मेहरबानी होगी। ठीक है मैम। वसीम इज बेसिकली आस्किंग अबाउट द एमसीक्यू स्ट्रेटेजी यू ऑलरेडी टोल्ड, तो वो कह रहे थे कि अगर आप एक दफा फिर बता दें। अच्छा, एमसीक्यूज के लिए 2-3 जगह हैं जहाँ पे आप सबसे पहला काम तो आप ये करते हैं कि जितने आपके पिछले 15-20 साल के पेपर है ना, उनके एमसीक्यूज निकाल के सबसे पहले तो उनको एक जगह कंसोलिडेट करते हैं। अगर आप पिछले 20 साल के पेपर्स ले लें, 20 एमसीक्यूज हैं, 400 एमसीक्यूज आपके यहाँ से हो गए, ठीक है? सेकंड, आपके पास एक और तरीका होता है, जब आप पेपर तैयार कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे जितने फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स, ये वाली चीजें सारी होती है ना, उनको एक जगह पे कंसोलिडेट करते हैं, ठीक है? कि फलाना साइंटिस्ट कौन सा है, फलाना साइंटिस्ट, ये इस तरह से, ये वाली सारी चीजें। ये आपका दूसरा मटेरियल हो गया। 400 आपको
आपको वहां से आगे, यहाँ से भी तकरीबन अगर आप बहुत मिनिमम चले 100 लगा लें, 100-500 आपके यहाँ से आगे। इसके अलावा हम जो जीके प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, जनरल नॉलेज, आपके जो 1 पेपर सिस्टम है जनरल नॉलेज के, वहां पास पे किसी भी आप पाक एमसीक्यू से देख लो या नोट्स बने हुए हैं उनको देख लो, 400-500 आपके वहां पे आगे, ठीक है। अब आपके तकरीबन 1000 एमसीक्यूज हैं, आई थिंक दे आर मोर देन इनफ के अगर आपने अच्छी इन डेप्थ तैयारी की हुई है ना, तो इन 1000 इज मोर देन इनफ के आपका 20 नंबर का पेपर जो है ना, उसमें से अगर आप 17-18 नंबर भी ले लें, ठीक है, 20 नहीं भी लेते, तो दैट इज अ वेरी बिग जंप। लाइक आई सेड कि चूंकि इस सब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल है नंबर देने की, तो एमसीक्यूज आर बेसिकली दैट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वो लेकर आता होता है। तो ये इन 3-4 जगहों से जब आप कंसल्ट करते हो ना, तो आई बिलीव कि आपके 16-17 नंबर जो है ना वो आराम से आ जाते होते हैं। थैंक यू मैम, सो नाइस। थैंक यू मैम। ओके थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यकूब, मैं एवरीडे साइंस, एंथ्रोपोलॉजी एज वेल एज इंटरनेशनल रिलेशंस ये मैम पढ़ाएंगी। बाकी पूरे सीएसएस के लिए जो है मैम राबिया इकराम विल टीच पाकिस्तान अफेयर्स एज वेल एज प्रेसी। सर फैसल गोंदल will teach philosophy as well as political science from 1st of September. Thank you so much. Thank you so much. और जो जीके का सेशन है वो भी जो है 1 पेपर एग्जाम्स के लिए 9 PM इसी मीटिंग आईडी के साथ आज डेमो होगा विद सर आमिर सयाल। सारे लेक्चर रिकॉर्डेड होंगे। यू विल बी प्रोवाइडेड fully organized Google Drive link even at the end of the session जो आपके एग्जाम तक एग्जिस्ट करेगी, और रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो आपके साथ हर क्लास के बाद या वीकली मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को शेयर कर दी जाएंगी। फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आमिर एक बार दोबारा शेयर कर देता है, या व्हाट्सएप ग्रुप आप वहां ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको आज की डिटेल सेंड कर दी जाएंगी ताकि आप कल से क्लास ज्वाइन कर सकें। थैंक यू सो मच आमिर, यू आर सो नाइस। अपना ख्याल रखिएगा। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।